आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज से ग्लोबल वार्मिंग शब्द है वो पोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम अमूमन सुनते ही हैं। हम ये कहते हैं कि मानसून चक्र परिवर्तित हो गया है, या हम कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गया है, या गर्मी बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, या कहीं फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक बढ़ गया है। और उन सब के लिए हम दोष देते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो आज का हमारा टॉपिक इसी का है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मानव के उद्विकास के दौरान अनेक बिंदु ऐसे आए जिनमें मानव ने ऐसे गुण प्राप्त किए जो उसे पृथ्वी के अन्य जीवों से बहुत अलग बनाते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता के कारण औजारों का उपयोग करना व अग्नि का उपयोग करना इनमें से एक है। देखिए, ये हिस्टोरिकल बताया है कि मनुष्य का जो इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर गया, तो उसने अग्नि का आविष्कार किया, उसने पत्थरों के औजार बनाए। अग्नि से उत्पन्न होने वाले गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद 1850 के उपरांत मनुष्य द्वारा अग्नि का उपयोग पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया। इसके साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड को वृद्धि पर्यावरण को तापन के माध्यम से क्षति पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के पर्यावरण हेतु एक उपयोगी गैस है, परंतु इसकी मात्रा मानव जनित स्रोतों से बढ़ रही है, जो पृथ्वी के तापीय संतुलन को असंतुलित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। इसके व्यापक और हानिकारक प्रभाव होने की संभावना है। तो ये बताने की कोशिश की है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 तो है और उसकी परसेंटेज है 0.03, लेकिन अगर उस रेशियो से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो भी पोल्यूशन होगा, और वो ही पोल्यूशन क्या होगा कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। CO2 तथा कुछ अन्य गैसों के कारण पृथ्वी के तापीय असंतुलन का बढ़ना, तापमान में वृद्धि होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, तथा पृथ्वी के औसत तापमान में सने सने मानव जनित कारणों से वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो इस बात को हम आगे की क्लास में समझते हैं कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक चीज कैसे है। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर हरित गृह या ग्रीन हाउस क्या होता है। ठंडे प्रदेशों में तापमान एक सीमाकारी कारक के रूप में पादपों की वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी ये लिमिटिंग फैक्टर होता है कि अगर ज्यादा ठंड है तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। पाला पड़ने या तापमान शून्य या बहुत कम हो जाने से पौधों की मृत्यु हो जाती है, यानी उनकी यील्ड कम हो जाती है। बहुत पहले ही इससे बचने के लिए ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाए जाने लगे। इनके अंदर आवश्यक पौधों को उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कांच के घर के अंदर की वायु जमीन गर्म होती है। कांच के घर के न होते हुए भी सूर्य उतना ही तापन करता था, परंतु यह गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा को जगह दे देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कांच के घर होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पौधों को बचाते हैं। कैसे? क्योंकि जो कांच होता है उससे सोलर लाइट, सन की लाइट तो अंदर एंटर करती है, और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर एब्जॉर्ब होकर जब रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी एनर्जी कम होने से वो जो मिरर है उसको भेद नहीं पाती है, उसको उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल पाती है, तो अंदर ही वो वो रेडिएशन ट्रेप होकर के हीट का रूप दे देती है। कांच के घर के न होते हुए सूर्य उतना ही तापन करता था, परंतु यह गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा को जगह दे देती थी। परंतु कांच घर में हवा के ऊपर उठने की जगह न होने, वायु संचरण, एयर करंट के अभाव होने के कारण यह गर्मी तीव्रता से रिड्यूस नहीं होती है। इस तरह बाहर व अंदर की गर्मी या तापमान में बड़ा अंतर आ जाता है, जो पौधों को जीवित भी रखता है तथा उनकी वृद्धि भी होती है। कांच के बंद घर में बाहर की तुलना में तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने के इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट
क्या है कि कांच के बंद घर में बाहर की तुलना में अधिक गर्मी हो, अधिक तापमान हो। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि विंटर्स के अंदर अगर आपकी कार बंद है तो और धूप में खड़ी है तो बाहर का तापमान अगर ठंडा है तो कार के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, यानी कार गर्म महसूस होगी। तो बाहर ठंड है, कार के अंदर गर्मी है, तो वहां भी जो जो से साइड के जो जो कांच हैं उन्होंने सोलर लाइट को अंदर ही ट्रैप कर लिया, इसलिए वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। तथा इस तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अब मानवीय गतिविधि के कारण बढ़ रहे भूमंडलीय तापन के लिए किया जाने लगा है। यह स्मरणीय बिंदु है कि कांच घर में तापमान में वृद्धि किसी गैस या वाष्प के कारण नहीं होती, न ही सिर्फ इस कारण से होती है कि कांच उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अंदर आने देता है, परंतु बड़ी तरंगदैर्ध्य की जो इंफ्रारेड से हीट भी कहते हैं वो रोकता है। यानी जो कांच है वो हाई एनर्जी की लाइट को तो अंदर एंटर करने देता है, लेकिन वो लो एनर्जी की लाइट को बाहर नहीं निकलने देता। यह वृद्धि बंद कक्ष के कारण होती है जो वायु संचरण, टर्बुलेंस तथा कन्वेक्शन को रोककर तापमान को नीचे गिराने से रोकती है। पृथ्वी के स्तर पर तापमान में जो वृद्धि दर्ज की गई है उसे उसी कांचगर के प्रभाव के आधार पर हरित गृह प्रभाव नाम दिया गया है। दोनों के प्रभाव एक हैं, परंतु कारण व क्रियाविधि कोज एंड मैकेनिज्म भिन्न है। प्रयोगों में पाया गया कि रॉक साल्ट से बने हरित गृह, जो IR इन अवरक्त किरणें जिन्हें हीट किरणें भी कहते हैं, के प्रति पारदर्शी होते हैं, हरित गृह प्रभाव दर्शाते हैं। तो यह सिद्ध करता है कि कांच के अवरक्त किरणों के प्रति अपारदर्शी होने के कारण जैसा कि अब तक विश्वास किया गया था यह प्रभाव दिखाई नहीं देता। यह वायु के चक्रण व कन्वेक्शन रुकने से होता है। इसका एक और प्रमाण यह है कि कांच के हरित गृह के छत में छेद करने से प्रभाव में तीव्रता में कमी आती है। पृथ्वी का तापीय संतुलन, हीट बैलेंस ऑन अर्थ। पृथ्वी का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी को गर्म करते हैं। प्रतिदिन सूर्य से आने वाली विकिरणों का लगभग 30% पृथ्वी से पुनः परावर्तित कर दिया जाता है तथा लगभग 70% अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ यह समझाने की कोशिश की है कि जो अर्थ पे जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो सोलर है, सनलाइट, आपको पता है। सनलाइट से रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, अर्थ को गर्म करती हैं। आप जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सोलर लाइट डायरेक्ट नहीं गिरती हैं, तो वहां पर कैसा तापमान है, वहां ठंड है। प्रतिदिन तो सूर्य की जो टोटल रेडिएशंस आती हैं उसका 30% तो हमारे एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल ही उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो 70% जो एब्जॉर्ब होती हैं वो 70% एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पृथ्वी की सतह वायुमंडल और समुद्र को गर्म करते हैं। यदि यह क्रिया जारी रहे तो पृथ्वी धीरे धीरे होने वाले परंतु पृथ्वी प्राकृतिक रूप से एक तापीय साम्य की अवस्था में रहती है, जैसा क्योंकि जितनी ऊर्जा सूर्य की विकिरणों से प्रतिदिन पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उतनी ही प्रतिदिन अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। इस तरह पृथ्वी एक ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करती है तथा मूलतया इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में ऊर्जा अंतरिक्ष में भेजती है। तो आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि ये अर्थ का सरफेस आपको नजर आ रहा है और ये सन की लाइट आती है जिसे सोलर फ्लैक्स कहती हैं। ये देखो 30% तो रिफ्लेक्ट होगी, 70% अर्थ की सरफेस पे वो एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी और कई इफेक्ट होगा। यहाँ एक शब्द दिया है अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब ये होता है कि किसी इकाई सतह पर कितनी सोलर लाइट गिरी और कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, उसी का रेशो अल्बिडो कहलाता है। तो ये ब्लैक रेडिएशंस का मतलब जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशंस हैं। पृथ्वी के इस तापीय संतुलन में परिवर्तन आने पर पृथ्वी के तापमान और औसत तापमान में भी परिवर्तन आ सकता है। यदि बाहर जाने वाली विकिरण बढ़ जाए तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो देखो इस तरह से, और ये रेडिएशंस हैं, ये अगर यहीं आकर के ट्रेप हो गई तब तो अर्थ का सरफेस बढ़ गया, और ये ट्रेप कौन करेगा, ग्रीन हाउस में तो कांच का करेगा, अदरवाइज ये ग्रीन हाउस में तो कांच की शीट करेगी, अदरवाइज ये एटमॉस्फेयर में CO2 करती है। और जो रेडिएशंस बाहर एटमॉस्फेयर में चली गई उनका कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पृथ्वी अगर अगर ये CO2 का आवरण नहीं हो, यहाँ CO2 है, और अगर ये CO2 का आवरण नहीं हो तो आप जानते हैं कि हमारी
जितनी रेडिएशन सोलर से आई उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर अर्थ गर्म कहाँ से होगी, फिर तो आइस एज आ जाएगी। जैसे ग्लेशियर्स ठंडे हैं ना हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे अर्थ ठंडी हो जाएगी। तो ये बात इसमें हम करते हैं। पृथ्वी और ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी गर्म होने लग जाएगी। ऐसा पाया गया है कि पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली कुछ गैसों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है जो अन्य गैसों की तुलना में अधिक अवशोषक होती है। तो वो कौन सी गैसेज हैं जो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। तो आगे की क्लास में हम इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज की यहाँ चर्चा करेंगे।